अब समझते हैं बहिर्जात शक्तियों के द्वारा पठारों का वर्गीकरण। नंबर 1, हिमानीकृत पठार। हिमानीकृत जो जिसमें बर्फ से जमे हुए पठार होते हैं। हिमानीकृत पठार विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन, अपर्दन का मतलब कटाव के कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण करती हैं, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत का गढ़वाल पठार आदि। कभी कभी हिमानी के निक्षेप से, निक्षेप मतलब जो कटाव के द्वारा पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसको निक्षेपण कहते हैं। और वो निक्षेपण जब बहुत बड़े स्तर पर निक्षेपित हो जाता है तो उसको निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप से भी पठार का निर्माण होता है, जैसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग का नाम आपने सुना होगा, गुलमर्ग जो कश्मीर में एक जगह का नाम है। तो ये जो मर्ग टाइप के बन जाते हैं जिनको कहते हैं मर्ग की रचना हिमोड़ों यानी कि मोरेन्स के द्वारा होती है, के निक्षेप से हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि बहिर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार। तो बहिर्जात शक्तियां हैं क्या? बहिर्जात शक्तियों के बारे में तो आप समझते हैं, जैसे वायु है, नदी है, ये सब बहिर्जात शक्तियां हैं। और बहिर्जात शक्तियों में अगर हम बात करें, हिमानीकृत जो पठार होते हैं यानी कि जिनमें बर्फ से ढके हुए जो पठार होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? वो निर्माण पर्वतीय भागों के अपने अपर्दन के कारण होता है, यानी जब उनमें कटाव होना शुरू हो जाता है, कटाव होने के बाद में जो पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होकर के एक सपाट पठार का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर आप देखें अंटार्कटिका, जैसे आप देखें ग्रीनलैंड, भारत का गढ़वाल पठार इत्यादि। कभी कभी हिमानी के निक्षेप से भी पठार का निर्माण होता है, जैसे जैसे कश्मीर में मर्ग की रचना हिमोड़ो मोरेन्स के निक्षेप से हुई है। नंबर 2, जल द्वारा निर्मित पठार नदियों द्वारा तलहट के निक्षेप द्वारा स्थलखंड ऊंचा रहता है। कभी कभी निक्षेपित क्षेत्र भू संचलन द्वारा ऊपर उठकर पठार में तब्दील हो जाता है, जैसे चेरापूंजी, मैसूर, रांची, विंध्य आदि का पठार। यदि आप इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो जल के द्वारा भी पठार बनते हैं, निर्मित होते हैं। और ये कैसे होते हैं कि नदियों द्वारा तलहट के निक्षेप, यानी नदियों के द्वारा लाए गए जो निक्षेपण होता है, निक्षेप होता है, वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो स्थलखंड जब ऊंचा हो जाता है, स्थलखंड ऊंचा हो जाता है, उस भाग को हम पठार कहते हैं। या कभी कभी निक्षेपित क्षेत्र भू संचलन द्वारा, भू संचलन तो आप जानते हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल के द्वारा जो बदलाव आते हैं वो भू संचलन है। भू संचलन द्वारा ऊपर उठकर पठार में जो तब्दील होता है यानी चेंजमेंट होता है, वो आपका बहिर्जात शक्तियों के द्वारा पठार को निर्मित बनाना होता है, जैसे कि चेरापूंजी, मैसूर, रांची, विंध्यन आदि का पठार। नंबर 3, पवन द्वारा निर्मित पठार मृदा के बारीक कण पवनों द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। लंबे समय तक निक्षेपण के कारण एक पठार निर्मित होता है, जैसे लोयस का पठार। इसमें तीसरा पॉइंट ये दे रहे हैं कि देखिए, पहले आपने देखा कि बर्फ के द्वारा जो पठार बनते हैं उनके बारे में पहली बार में बता दिया गया पहले पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में आपको जल के द्वारा निर्मित पठार बताया गया कि कैसे उसमें पठार निर्मित होते हैं, बनते हैं। और तीसरे पॉइंट में पवन यानी कि वायु के द्वारा पवन को निर्माण पठार को निर्माण करने की बात कह रहे हैं। पवन द्वारा निर्मित पठार मृदा के बारीक कण पवनों द्वारा निक्षेपित होते रहते हैं, क्योंकि जब हवा में बहुत तेज चलती हैं, खूब तेज चलती हैं, तो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार्टिकल्स चले जाते हैं। और ऐसा कई समय तक होता रहता है और एक जगह पर एक स्थलखंड ऊंचा होता रहता है, वही स्थलखंड एक पठार का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बहिर्जात शक्तियों के द्वारा जो उत्पन्न पठार है वो मात्र 3 तरीकों से होते हैं। नंबर 1 बर्फ के द्वारा, नंबर 2 जल के द्वारा और नंबर 3 वायु के द्वारा। इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर हम बर्फ के द्वारा समझें तो भारत का गढ़वाल पठार है, अंटार्कटिका है विश्व के मैप में अगर आप देखें जो साउथ पोल पे लाई करता है, ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल पे लाई करता है। तो आप ये समझ सकते हैं ये कैसे बने, ये बर्फ के द्वारा बनाए गए पठार हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में नंबर 2 जल के द्वारा निर्मित पठार। जल के द्वारा जब भी पठार निर्मित हो सकते हैं जब कोई नदी
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही होती है और मिट्टी का कटाव करती है, वो कटाव में जो पार्टिकल उसके साथ बहकर के एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो भाग इतना ऊंचा हो जाए कि वो एक पठार रूपी संरचना में बदल जाए, तो कहते हैं कि जल के द्वारा पठारों का निर्माण या नदियों के द्वारा पठारों का निर्माण हो जाता है, जिसमें चेरापूंजी, मैसूर, रांची, विंध्यन आदि का पठार आपको मिलता है। नंबर 3, पवन द्वारा निर्मित पठार। मृदा के बारीक कण पवनों द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। जब पवन के द्वारा कोई पार्टिकल, बारीक कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच करके एक पठार में तब्दील हो जाते हैं, तो उस और ये प्रक्रिया लंबे समय तक होती है। सीधी सी बात है, छोटे छोटे पार्टिकल एक आज 2-4 दिन में या साल 10 साल में थोड़ी बनता है, ये लंबे समय तक की प्रक्रिया है। ये कई 100 सालों की प्रक्रिया हो सकती है और उसके बाद में पठार का निर्माण होता है। तो निक्षेपण के कारण एक पठार निर्मित होता है, जैसे लोयस का पठार। अब समझते हैं नंबर 3, भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। अब भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कैसे? नंबर 1 लिखा है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार क्या होता है? ये विस्तृत एवं अति प्राचीन पठार है। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शील्ड भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का पठार, चीन का पठार, साइबेरिया का पठार, अरब का पठार, ब्राजील का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार आदि इसके उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर जो नाम लिए गए, पहले आप देखिए महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स। तो जो कॉन्टिनेंट्स के पठार हैं वो कैसे बने? ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने हैं और इनको शील्ड भी कहा जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इनमें कौन कौन से पठार आ रहे हैं? जैसे दक्षिण भारत का पठार, चीन का पठार। देखिए चीन, ये भारत, चीन ये एशिया में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। अरब एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ब्राजील आपका साउथ अमेरिका में आता है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो इस तरीके के जितने पठार हैं ये महाद्वीपीय पठार बोले जाते हैं और ये बहुत ही पुराने। इनकी विशेषता क्या है? ये बहुत ही पुराने। इनका वर्गीकरण, पहला तो महाद्वीपीय, दूसरा अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार क्या है? ये पठार चारों ओर से पर्वतों द्वारा घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, ईरान का पठार आदि। अगर आपसे अंतरा पर्वतीय पठारों के बारे में पूछा जाए कि ये कैसे दिखते हैं, तो आप ये कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषता है, तो आप कह सकते हैं ये ऐसे पठार होते हैं जो कि पर्वतों से ये घिरे रहते हैं। किससे घिरे रहते हैं? ये पर्वतों द्वारा घिरे होते हैं और उनके बीच में पाए जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देना हो तो आप कह सकते हैं कि तिब्बत का पठार है ना, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, ईरान का पठार इत्यादि। सो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम लोग आखिरी पड़ाव में। और आखिरी पड़ाव में जो आपके सामने बोर्ड पर इंफॉर्मेशन दिख रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के बीच में आने वाले जो लोग हैं जो अभी तक यहां तक देख रहे थे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पर्वत पदीय पठार। ये पठार ऐसे होते हैं कि ये एक ओर उच्च पर्वतों तथा दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया, उत्तरी अमेरिका का पीडमांट पठार आदि। ये ऐसे पठार होते हैं जिनको पर्वत पदीय पठार कहते हैं। ये पठार ऐसे होते हैं कि ये उच्चावचों से घिरे होते हैं, लेकिन कैसे? उच्च पर्वतों तथा दूसरी ओर, एक तरफ से ये उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं, दूसरी ओर या तो ये मैदान से घिरे होते हैं या फिर सागर से घिरे होते हैं। तो इस प्रकार के जो पठार हैं वो पर्वत पदीय पठार में आते हैं और ये दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है और उत्तरी अमेरिका का पीडमांट पठार आता है। तो भौगोलिक स्तर पर पठारों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया आपने पढ़ लिया। आइए अब समझते हैं जलवायु के अनुसार इनका वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लाटो बाय क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऐसे भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 शुष्क पठार, पोटवार, अरब एवं पेंटागोनिया का पठार। तो अगर हम जलवायु के हिसाब से देखें तो शुष्क पठार बोले जाते हैं। इनकी जो हवा रहती है वहां पर, यानी जो जलवायु रहती है वो शुष्क रहती है। और ये कैसे पठार बोले जाते हैं? अरब का पठार और पेंटागोनिया का पठार। और पेंटागोनिया का पठार आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अरब का पठार तो अरेबियन में पाया जाएगा, अरेबियन कंट्री में, सऊदी अरेबिया में।
आर्द्र पठार। अब आर्द्र पठार कैसे पठार हैं? इनकी जलवायु क्योंकि आर्द्र पाई जाती है, यानी ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया पाया जाता है, वहां आर्द्र पठार, जैसे आसाम का पठार, मेघालय का पठार। ठीक है, तो यहां पर आर्द्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसा कि आप देखते हैं यहां बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो आर्द्रता वायु में बनी रहती है, नमी वायु में बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो पठार हैं वो आर्द्र पठार के नाम से जाने जाते हैं। और उनका एक्चुअल में जो नाम लिया गया है आसाम का पठार और मेघालय का पठार। ठीक है, नंबर 3 हिमाच्छादित पठार, ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका का पठार। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप पठारों को उनके कटाव यानी अपर्दन के अकॉर्डिंगली देखें तो 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हिमानी द्वारा यानी बर्फ के द्वारा बने हुए जो पठार होते हैं, जिनमें अंटार्कटिका का नाम आता है, ग्रीनलैंड का नाम आता है ना, या भारत का गढ़वाल पठार जो आता है उसके बारे में बात, गढ़वाल पठार आता है, ये सब बर्फ से बने हुए पठार माने जाते हैं। दूसरी बात है, अगर आप वायु के अकॉर्डिंगली देखें तो वायु के द्वारा कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं और इकट्ठा होकर के एक ऊंचा स्थलखंड बना देते हैं और पठार का रूप ले लेते हैं। तो वायु के द्वारा निक्षेपित किया गया जो हिस्सा ऊंचा होता है उसको हम पठार को बोलते हैं। तो ये अपर्दित तरीके से बनाया गया होता है। ठीक है, तीसरी बात, जल के द्वारा निक्षेपण हो जाता है। अब जल के द्वारा कैसे होता है? नदियां होती हैं, नदियां अपने साथ कई सारे पार्टिकल्स काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक बना देती हैं और वो ऊंचा स्थान बन जाता है, ऐसा स्थान भी आपका पठार बनता है। तो हम बात कर रहे थे हिमाच्छादित पठार की, तो ये वाला कौन सा हिमाच्छादित पठार? वो पठार है जो बर्फ के द्वारा पठार बने होते हैं, और वो पठार आपके ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, ये अर्थ के नॉर्थ पोल पर लाई करता है, जबकि अंटार्कटिका अर्थ के साउथ पोल पर लाई करता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जलवायु के अनुसार आप तीनों पॉइंट आपने समझ लिए। शुष्क पठार क्या है? पोटवार है, अरब है, पेंटागोनिया है। आर्द्र पठार असम का पठार है, मेघालय का पठार है। हिमाच्छादित पठार अगर देखें तो ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका का पठार आता है। पृष्ठीय धरातल के अनुसार वर्गीकरण, पृष्ठीय धरातल, तो अब धरातल पर अलग अलग पृष्ठीय धरातल 2 प्रकार का होता है, एक इवन और एक अनइवन या गिरिप्रस्थ। जैसे अनइवन जो भाग होगा वो गिरिप्रस्थ होगा, यानी कि उच्चावच टाइप का होगा, और कुछ अनइवन पार्ट होते हैं जैसे विषम पठार, जैसे इसमें बोला गया नंबर 1 विषम अनइवन पठार। अपलेशियन का पठार अनइवन पठार होता है, यानी कि ये होता तो मेज के जैसा ही है लेकिन अनइवन होता है, उतार चढ़ाव देखने को इसमें मिलते हैं। गिरिप्रस्थ यानी कि टेबल एंड यानी पठार, तो महाबलेश्वर का पठार जो है आपका पंचगनी पठार है, ये आपके टेबल एंड के अकॉर्डिंगली दिखाई यानी गिरिप्रस्थ। तो पृष्ठीय धरातल के अनुसार इनको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आकृति के अनुसार इसका वर्गीकरण यानी शेप एंड साइज के अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, यह क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बाय द शेप अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। नंबर 1 गुंबदाकार। गुंबदाकार कैसा होता है? गुंबदाकार आप ऐसे, गुंबदाकार पठार कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार, रामगढ़ का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार और रामगढ़ का पठार ये गुंबदाकार पठार पाए जाते हैं। विच्छेदित पठार कौन से होते हैं? यानी डाइसेक्टेड प्लाटो। पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट कहां पर पाया जाता है? बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पूर्वी घाट आपके बे ऑफ बंगाल के साइड में पाए जाते हैं, और वहां पर जो पठार हैं वो विच्छेदित पठार होते हैं, विच्छेदी यानी डाइसेक्टेड प्लाटोज। नंबर 3 सपाट पठार। सपाट पठार वो जिनकी आकृति टेबल के टाइप में होगी, यानी सपाट बने होंगे। तो सपाट पठार, तिब्बत का पठार जो है वो आपका सपाट पठार आता है। सीढ़ीनुमा पठार, जो विंध्य का पठार और कैमूर का पठार, रेजुवेंटेड प्लाटो यानी रांची का पाट पठार जो है वो उसमें आता है। सो स्टूडेंट्स, पठारों का वर्गीकरण हो या पठार के बारे में हो, पूरी तरीके की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, यकीनन आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलूंगा किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।